जय हिंद। तो आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। संख्या और संख्या पद्धति आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप सिर्फ तैयारी करते हो, किसी भी मतलब पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि बेसिक जानकारी है कि वो आप कहीं पे भी इसका यूज होता रहता है। आप किसी कंपटीशन का भी एग्जाम देने जाइए तो वहां पे भी पूछ लेता है। प्राथमिक अंकगणित बोलते हैं, अर्थमेटिक पोर्शन बोला जाता है, ये सबके लिए जरूरी है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे, सुनिएगा। हमने बोला कि संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि भाई नंबर सिस्टम का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिएगा। संख्या पद्धति कि भाई पद्धति का मतलब होता है ना समूह, ठीक है ना, संख्याओं का समूह। इसका मतलब कि ऐसी पद्धति जिसमें संख्याओं का अध्ययन करते हैं। कौन सी पद्धति कहलाएगी? संख्या पद्धति कहलाएगी। ठीक है, अब कैसी संख्याओं का, तो देखिए सबसे पहला हमने हेडिंग लिखा है अंक, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? डिजिट। अब सबसे पहली बात, अंक कौन से होते हैं? आपको पता है कि भाई 0 से 9 तक के अंक ही कहलाते हैं। यानी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डिजिट अंक को, कि भाई 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहां तक 0 से और 9 तक को ही हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। और इन्हीं अंकों से मिल करके जितनी भी संख्याएं बनाई जाती है, इन्हीं अंकों से मिलकर ही सभी संख्याएं बनाई जाती है। ठीक है ना, जैसे 243 200 445 जितनी भी संख्याएं होती हैं, ये किससे मिलकर बनती है? अंकों से। तो अंक कितने होते हैं हमारे? 10 होते हैं। कहां से कहां तक? 0 से 9 तक। एक बात समझे, अगर आपसे कोई अंक पूछता है तो अंक कहां तक हो जाएंगे? 0 से 9 तक, यानी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 10 डिजिट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमने लिखा है कि दूसरी संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या। अब सबसे पहली बात, प्राकृतिक संख्या का मतलब, जैसे प्राकृतिक वर्ड समझ में आता है ना, नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी जो हमको प्राकृत से मिला हो। ऐसी संख्याएं जो हमको कहां से मिला हो? प्रकृति से मिला हो। इसका मतलब कि प्राकृतिक संख्या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जो हमको कहां से मिली हो? प्रकृति से मिली हो। चाहे जिसको, इसका अलग डिफिनेशन दिया जाता है कि वे संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने के काम में आती हैं। ठीक है ना, जैसे 2 गो आम, 4 गो आम, 4 गो पेन, 10 गो पेन, तो ये सब किसके गिनने में काम आती है? वस्तुओं के गिनने में काम आती है। अब वो कहां से कहां तक होती है? तो देखिएगा 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और कहां तक हो जाती है? इनफाइनाइट तक। थोड़ा सा बात को समझिएगा। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो हमको प्रकृति से मिलती है, या एग्जाम और डिफिनेशन दे सकते हैं कि वे संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने के काम में आती है, क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। ये कहां से होती है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे। -4 गो सामान कोनो सुने हैं? कोनो -4 गो कलम, -5 गो पेन? नहीं ना, माइनस में प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ध्यान से समझिएगा। दूसरी बात, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 आगे तक जितनी संख्या होती है, यही हमको प्राकृत से मिली है। बाकी 0 जो होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। 0 को आर्यभट्ट ने खोजा है। तो आप कहेंगे कि रावण के 10 गो सिर कैसे थे? तो रावण को 10 गो सिर ऐसे थे। आप पूछेंगे ना कि जब 0 का खोज इन्हें आर्यभट्ट ने किया है, तो भाई 10 रावण के 10 गो सिर कैसे थे पहले? तो रावण के सिर कैसे थे? 10 गो सिर ऐसे थे। ठीक है, आगे चलते हैं, सुनिए। अगला हमने लिखा, अब देखिए इसमें और एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपका, कि भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इसको n से दिखा सकते हैं, नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटी कहां से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है, तो कितना हो जाएगा आपका? 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। अब कुछ लोग बोल देते हैं कि जो 0 होता है ना, वो अकेले होल नंबर होता है। वो अकेले होल नंबर नहीं होता है। जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ में, प्राकृतिक संख्याओं के साथ में अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाए, इसका मतलब कि लिख दे कि 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट, तब ये जो टोटल जो सेट आएगा, जो समुच्चय आएगा, ये जो संख्या होगी उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम 0 को भी शामिल कर दें, तो इस प्रकार की संख्या जो प्राप्त होगा समुच्चय, उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। 0 अकेले पूर्ण संख्या कभी नहीं होता है। यह बात आ रही है आपको समझ में? 0 कभी भी पूर्ण संख्या अकेले नहीं है। 0 को जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ मिला देंगे, जब उस संगे दोस्ती कर लेंगे, तो ये क्या बना लेंगे? पूर्ण संख्या हो जाएंगे। अकेले 0 पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या का परिभाषा समझ में आया? चलिए अगला चलते हैं। अगला है सम संख्या। तो देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए,
जो पूरा 2 से पूरा पूरा कट जाए। आ रही बात समझ में? वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाती है, हचाक से कटने का मतलब क्या हुआ, ये पूर्ण रूप से कट जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलते हैं, सम संख्या। यानी वे संख्याएं जो 2 से हचाक से कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, लास्ट में 0 बच जाए, इस प्रकार की संख्या क्या कहेंगे हम, सम संख्या, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सम संख्या कहां से कहां तक होती है, तो देखिएगा हम इधर देखिए, हेने प्लस इनफाइनाइट होता है, हेने क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट, बीच में क्या होता है आपका 0, उसके बाद 2 4 डैश डैश डैश, और यानी क्या हो जाएगा -2 -4 डैश डैश डैश, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि 0 भी आपका क्या होता है, सम संख्या। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं कि हमने बताया कि 0 सम संख्या है। क्यों सम संख्या है, क्योंकि अगर 0 को सम संख्याओं के बीच में शामिल करेंगे तो अभी सम संख्याओं की जो सीरीज प्राप्त होगी, जो श्रेणी प्राप्त होगी, वो सही होगी, अब वरना क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है। चलिएगा अगला क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा न कटे, पूरा पूरा न कटे। अरे बात समझ में, यहां पे 2 से हचाक से कट जा रही थी, मैंने पूरा पूरा कट जा रही थी, अब ये हचाक से नहीं कटेगी, कुछ रुक जाएगा, कुछ शेषफल बच जाएगा। इसका मतलब कि वे सभी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं वो क्या हो जाएंगी, विषम संख्या। माने कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से, फिर देखिएगा अब 0 को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1, 1 के बाद 3, उसके बाद 5 डैश डैश इनफाइनाइट तक, यानी क्या हो जाएगा, -1 -3 ऐसे डैश डैश इनफाइनाइट तक। अरे ये बात समझ में आपको, सुनिएगा यहां तक कोनो दिक्कत, इसको थोड़ा सा मिटा दें, चलिएगा सुनिएगा। ये आप वीडियो को पॉज करके और इतनी बातें आप लिखते रहिए, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके ये बात लिखते चलिए, चलिए मिटाते रहे इसको हम। चलिए अगला जो है आपका हेडिंग भाज्य संख्या। अगला भाज्य संख्या, इसी का नाम बोला जाता है संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या। हमने बोला कि भाज्य संख्या के कई ठो नाम होते हैं, संयुक्त संख्या भी होता है और यौगिक संख्या भी होता है, ठीक है ना। तो भाज्य संख्या का परिभाषा यहाँ पे देखिए, भाज्य संख्या, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बता रहे हैं। भाज्य संख्या सीधे सीधे थोड़ा समझिएगा। भाज्य का मतलब ना कि वे संख्याएं जिनके दो फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड हो। वे संख्याएं जिनके दोगो गुणनखंड हो, देखिएगा वे संख्या जिनकी दोगो से अधिक, सॉरी यहाँ पे दो से अधिक गुणनखंड हो, इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। इसका मतलब कि 2 से अधिक फैक्टर का मतलब, फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। अब जैसे मान लीजिए क्या क्या हो जाएगा, 4 6 8, ये सभी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या। मतलब समझिएगा, जैसे हम 4 के फैक्टर लिखना चाहें तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 और क्या हो जाएगा 4। भाई 4 का ये भी होता है, 2 भी होता है, इसको ऐसे समझिएगा, ये हो गया 4 6 8, ही समझिएगा। 4 का क्या लिख सकते हैं, 1 2, 1 गुणे 2 गुणे, ये हो सकता है ना 1 2 4। 6 का क्या क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखना चाहें तो 8 का क्या क्या हो जाएगा, 2 फिर आपका क्या हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा और 8 भी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। इसका मतलब कि वे संख्याएं जिसके 1 से 2 से अगर अधिक गुणनखंड हो, तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, भाज्य संख्या। अरे बात समझे। अब अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, देखिएगा इसी भाज्य संख्या का एक नाम होता है संयुक्त संख्या, एगो यौगिक संख्या। भाज्य संख्या के 3 ठो नाम होते हैं, एगो भाज्य संख्या, एगो संयुक्त संख्या, एगो यौगिक संख्या, ठीक है ना। सुनिएगा, इसको मिटा दें, चलिए लिखते चलिएगा। अगला जो होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का नाम देखिएगा, हे का नाम था संयुक्त, हे का क्या नाम हो जाएगा, असंयुक्त, क्योंकि भाज्य संख्या का जस्ट उल्टा होता है। इसका नाम था यौगिक, तो हे का क्या हो जाएगा, ऋण, समझिएगा। अगला क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ध्यान से समझिएगा, वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो,
माने दो गो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? दो फैक्टर का मतलब कि एगो तो एक हो आ एगो स्वयं संख्या हो। क्या हो? एक स्वयं संख्या हो। समझिएगा, हमने बोला कि वे संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो का दो गो से अधिक फैक्टर हो जाए। अब भाज्य संख्या किसे कहेंगे? सिर्फ दो गो फैक्टर हो। कौन कौन सा फैक्टर हो? फैक्टर का मतलब कि गुणनखंड एगो एक हो आ एगो स्वयं संख्या हो। मतलब समझिएगा कि अगर हम दो के बारे में बात करें तो दो के क्या क्या हो जाएगा? एगो एक होगा और एगो क्या होगा? दो होगा। तीन के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? एक होगा, दो, तीन, दो का कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा, दो तो होगा नहीं, ठीक है ना। और देख लीजिए पांच के अगर हम बारे में बात करें तो क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, पांच हो जाएगा। सात के बारे में बात करें तो सात का क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? सात हो जाएगा, ठीक है ना। तो वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो गो गुणनखंड हो, इस प्रकार की संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। दो गुणनखंड कौन कौन से? एगो एक हो और एगो स्वयं संख्या हो। अगर इसके अलावा एगो और ही गुणनखंड हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। परिभाषा ही समझ में चलिए, अच्छा लग रहा है बेटा? इसको लिखते चलिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला हेडिंग है जुड़वा अभाज्य। अगला है जुड़वा अभाज्य। इसका नाम शायद आप लोग सुने नहीं होंगे, ध्यान से समझिएगा। जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य समझिएगा। अभाज्य है ना, तो इसमें ये तो दिमाग में आ रहा है कि अभाज्य संख्या के बारे में बात करेगा। अरे बात समझे। अब जुड़वा, जुड़वा का मतलब क्या होता है बबुआ? जुड़वा लड़का सुने हैं ना? जुड़वा लड़का का मतलब क्या होता है कि दो गो लड़का। तो जुड़वा का मतलब आप याद रखिए कि जुड़वा से क्या समझ में आ रहा है? दो, ठीक है ना। अभाज्य का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जिसके सिर्फ कितने फैक्टर हो? दो गो फैक्टर हो। तो जुड़वा अभाज्य का मतलब समझिएगा कि वे दो अभाज्य संख्याएं, वे अभाज्य संख्याएं, वे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना हो? दो हो। कौन सी संख्या कहलाती है? अब जुड़वा अभाज्य। हमने बोला कि जुड़वा का मतलब कि दो गो, जुड़वा लड़का होते हैं ना, दो गो। अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्या होगी, तो वैसा अभाज्य संख्या जिनका अंतर कितना हो जाए? दो, तो इसको क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य। जैसे समझिएगा, अगर हम बात करें क्या क्या हो जाए? तीन हो जाए और पांच हो जाए। तीन भी अभाज्य संख्या है, पांच भी अभाज्य संख्या है। इनका जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? बोलिएगा। पांच में से तीन घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगी? जुड़वा अभाज्य। और देख लीजिए सात हो जाएगा और क्या हो जाएगा? पांच हो जाएगा। इनका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? दो। तो ऐसी दुगो अभाज्य संख्या जिनका अंतर कितना आ जाए? दो आए, उस प्रकार की संख्या को क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। कौन दिक्कत? चलिए अगला बढ़े। क्या अगला हमने हेडिंग लिखा है सहअभाज्य संख्या। सह या असहभाज्य, यही का नाम होता है सहअभाज्य संख्या, या इसी को बोलते हैं असहभाज्य संख्या। ठीक है, वीडियो आ रही है? चलिएगा, वीडियो आ रही है। सहअभाज्य या असहभाज्य संख्या किसे ना देखिएगा, हमने हेडिंग बोला कि सहअभाज्य संख्या। ध्यान से समझिएगा, इसको परिभाषा पहले हम लिख दें कि वे संख्या, वे प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक संख्याएं कब होनी चाहिए? दुगो, ठीक है ना। जिनका मस यानी महत्तम समापवर्तन, ठीक है ना, कितना हो? एक हो। वे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या माने कि जो प्राकृत से मिली है, एक दो तीन चार पांच और ढह जाएगा, ठीक है। चलिएगा, वे प्राकृतिक संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक कितना हो? एक, माने मौसक कितना होना चाहिए? एक। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा भाई, हमको ऐसी संख्या लेना है 4, 5, बोलिएगा इन दोनों का मौसक कितना हो जाएगा? एक होगा कि नहीं होगा? और देख लीजिए 7, 9, 7 नहीं 7, 11 इन, और ये देखिएगा ध्यान से समझिए, 7 और 11 इनका मौसक कितना हो जाएगा? 1। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अरे 7 और 11 का मौसक कितना होगा? 1। और देख लीजिए 5 और 9 इनका मौसक कितना होगा? 1। ये सब प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर दो प्राकृतिक संख्या अगर उसका मौसक 1 होता है तो ये सब क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्या। कोनो दिक्कत है? और देख लीजिए एग्जाम्पल, 11 और 13, और क्या हो सकता है? 9 और 13 मान लीजिए, इस सब का मौसक कितना होगा? 1 होगा। तो वे प्राकृतिक संख्या है। जब बताए थे जुड़वा अभाज्य में
कि जुड़वा का मतलब कि दू माने दू गो लइका अंतर कितना आना चाहिए। अगर दू का अभाज्य संख्या अंतर कितना आता है, दू आ रहा है, तो इस प्रकार की अभाज्य संख्या को क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य। और सौ अभाज्य का मतलब कि दू गो प्राकृतिक संख्या का मौसा एक होता है, तो उस प्रकार की संख्या को क्या बोलते हैं, सौ अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसको लिखिए, और बाकी अन्य संख्या और बहुत सारी संख्या में बैठे रहिए, ठीक है ना, और बहुत सारी संख्या, रामानुजन संख्या, संपूर्ण संख्या, सबके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इतना लिखिए आप। ठीक है, तो अगला हमने जो संख्याएं ली हैं, संपूर्ण संख्या। देखिएगा थोड़ा सा, संपूर्ण संख्या क्या होता है, देखिए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। संपूर्ण संख्या एगो होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या एगो संपूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए, और संपूर्ण संख्या वो अलग होता है। वो देखिए परिभाषा लिखे, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का जो अर्थ होता है गुणनखंड, ठीक है ना, गुणनखंडों का योगफल संख्या के 2 गुने के बराबर हो। इसका मतलब कि कोनो भी संख्या है वो सभी गुणनखंड लिखिए और सबको जोड़ दीजिए, अगर उनका योगफल उस संख्या के 2 गुने के बराबर है तो इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या दुई गो होती है, एगो 6 होती है, एगो 28 होती है। 1 से 100 के बीच में कब होती है, 2 गो, एगो 6 होती है, एगो क्या होता है 28। अगर 6 के सभी गुणनखंड लिखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 1, फिर 2 से भी हो जाएगा और फिर 3 से भी हो जाएगा, 1, 2 और 3, बाकी कुछ नहीं होता है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, और एगो 6 भी तो होता है ना, 6 भी तो अपने खुद का गुणनखंड होगा। बोलिए इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए इन सबको, तो देखिए 2 को एगो 3, 3 6 6 कितना हो जाएगा 12। क्या यह संख्या ये अपने गुणनखंडों के 2 गुने के बराबर है कि नहीं है ना। 28 को देख लीजिए, 28 को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 भी होगा, फिर 2 भी होगा, फिर 4 भी होगा, फिर 7 भी होगा, और फिर क्या हो जाएगा 28 भी। एगो 14 भी होता है ना, एगो 14 भी होगा, एगो क्या हो जाएगा 28 भी हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को एगो 3, 4 7 7 14, 14 28, 28 56, तो कितना हो जाएगा बोलिएगा, 28 का 2 गुना 56 है कि नहीं है। इसका मतलब कि ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योगफल अगर उस संख्या के 2 गुने के बराबर आ रहा है तो इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या। बात ठीक है, हमने बोला कि ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंड को लिखिए और उनको जोड़िए, अगर उस संख्या का 2 गुने के बराबर योगफल आ रहा है तो वो संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। सिर्फ दुइये वो संख्या है, 1 से 100 तक, एगो 6 है, एगो 28 है, एगो 6 है, एगो 28 है, याद कर सकते हैं। अगले के बारे में चलते हैं, मिटा दे इसको, मिटा दे हसरतों को कि फिर से कोई चाहत बाकी ना रहे। ठीक है, ऐसा दीदार करा दे इन आंखों के फिर से कोई आपको चाहत बाकी ना रहे। ठीक है, रामानुजन संख्या देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट संख्या 1729 को हम क्या कहते हैं, रामानुजन संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। ठीक है, 1729 का, अब इसका हम परिभाषा थोड़ा सा लिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ऐसी प्राकृतिक संख्या, परिभाषा सुनिएगा, रामानुजन संख्या किसको बोलते हैं, 1729 को। रामानुजन संख्या किसको बोलेंगे, 1729 को। संपूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, वो 6 एगो 28। रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, 1729 को। यह ऐसी संख्या होती है जिसको दुगो प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम घन करके और उनको जोड़ दें तो इनका मान के करीब बराबर आ जाएगा 1729 के बराबर। इसका मतलब कि 10 एगो 9 ऐसी संख्या होती है, रामानुजन संख्या कहेंगे। क्यों, क्योंकि इन संख्याओं को योग जब घन कर देंगे माने क्यू कर देंगे और क्यू करके इनको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 1729 के। ठीक है, और एगो 12 होता है, वो 1 होता है, मैंने 12 का क्यू 1 का क्यू जोड़ेंगे तब भी किसके बराबर आ जाएगा, 1729 के। तो हमने बोला कि ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके घनों का योगफल अगर 1729 के बराबर आता है तो इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या किसके बराबर होता है, 1729 के बराबर। ठीक है, अगर हम दो संख्याओं का घन करते हैं, वो दोनों प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, अगर उनका योगफल 1729 के बराबर आता है तो इन संख्याओं को क्या बोलेंगे हम, रामानुजन संख्या। कोनो दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्या है, प्रमेय संख्या। सबसे पहली बात थोड़ा सा समझिएगा, प्रमेय संख्या के बारे में बताने से पहले इसको हम मिटा रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं प्रमेय संख्या, परिमेय संख्या। आज के बाद आपको नंबर सिस्टम में डाउट नहीं रह जाएगा, ध्यान से समझिएगा। रेशनल नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं। अगर हम दशमलव के बारे में बात करें ना, दशमलव का अंग्रेजी क्या होता है, डेसिमल।
ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं दशमलव, एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, एगो क्या होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। एगो होता है शांत दशमलव, एगो होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब नामे से पता है जिसको शांत किया जा सके, अशांत दशमलव का मतलब जिसको शांत न किया जा सके। तो देखिएगा दशमलव में, तो शांत दशमलव का मतलब जिसे लिख दें, यहाँ पे लिख रहे हैं जिसे समाप्त किया जा सके, समाप्त किया जा सके, ध्यान से समझिएगा। आज जिसे समाप्त न किया जा सके उसको क्या कहेंगे, जिसे समाप्त न किया जा सके उसको क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। समझिएगा अर्थ का एग्जाम्पल समझिए, जिसे हम लिख दें कि 2.333 डैश डैश डैश, ठीक है। तो आप क्या इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, समाप्त कैसे कर देंगे, 2.33 है तो 3 के ऊपर का पक्का लगा देंगे, बार लगा देंगे, बार लगा देंगे तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और लिख सकते हैं 0.555 डैश डैश, क्या 0.5 के ऊपर बार नहीं लगा सकते हैं, हाई थोड़ा सा मिटा है। और क्या लिख सकते हैं 5 अब समझिएगा 5, ये भी क्या शांत दशमलव, क्यों, क्योंकि क्या इसके बाद 0.000 नहीं लगा सकते हैं दशमलव, कितना जीरो के बार लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब कि ऐसी संख्याएं जिनको हम ऐसे दशमलव जिनको हम शांत कर सकते हैं उनको कौन सा दशमलव बोलते हैं, शांत दशमलव। अशांत दशमलव में अपने मन जितना मन कर दीजिए 2.4517503 ये जितनी संख्या है, क्या इन दशमलव को आप शांत कर सकते हैं, कोई रिपीट कर रहा है, जब रिपीट नहीं कर रहा है, बार बार नहीं आ रहा है तो उसको हम शांत नहीं कर सकते ना। तो ऐसा दशमलव जिसको समाप्त किया जा सके शांत दशमलव, ऐसा दशमलव जिनको समाप्त न किया जा सके उनको क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। देखिएगा ध्यान से, अब जिनको समाप्त किया जा सकता है तो 2.3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2.3 को लिख सकते हैं 2.3 के पावर बार। आपको पता है, थोड़ा सा हम बताएंगे आगे चल करके कि दशमलव हटा करके प्लस लगाते हैं, 3 पे पावर बार है तो 3, अब बटा में एगो बार है तो क्या लिख देते हैं 9, और 9 दूनी के 18, 3 कितना हो जाएगा 21 बटा में 9। तो देखिएगा वे संख्याएं जिन्हें समाप्त, वे दशमलव जिन्हें समाप्त किया जा सकता है उन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0। तो वे संख्या वे दशमलव जिन्हें समाप्त किया जा सके शांत दशमलव, और वे दशमलव जिन्हें शांत किया जा सकता है उन्हें p बटा q के रूप में भी लिखा सकता है, ठीक है ना। और जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रमेय संख्या। आई बात समझ में, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके उनको क्या कहते हैं, प्रमेय संख्या है। आप देखिएगा अशांत दशमलव, इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो अब ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। आई बात समझ में, हमने बोला कि शांत दशमलव अशांत दशमलव किसको कहेंगे, वे दशमलव जिनको समाप्त किया जा सके शांत दशमलव, अशांत हो जाएंगे तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, अब p बटा q के रूप में भी लिख देंगे तो उनको क्या बोलेंगे, प्रमेय संख्या। अब वे दशमलव जिनको शांत नहीं किया जा सकता है, और जब समाप्ति नहीं होगी खड़बली मचाएंगे तो एक जगह लिख नहीं सकते हैं, और एक जगह नहीं लिखेंगे तो अशांत दशमलव होंगे और उन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब p बटा q के रूप में नहीं लिख सकेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, अप्रमेय संख्या। आई बात समझ में, तो इतनी बातें हमने आपको बताया, अच्छा लगा। और भी 2-4 मान है, जैसे अंकीय मान होता है, स्थानीय मान जिसको बोलते हैं, वो जातीय मान होता है, स्थानीय मान को जातीय मान बोलते हैं, अंकीय मान फेस वैल्यू, वो पैलेस वैल्यू, ठीक है ना। तो हमको 2-3 और टॉपिक बताने हैं, तो वीडियो काफी लंबी हो गई।